Hello students, today we will do part 8 of coordination compounds. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, इसे जानने के लिए we will do 3 theories. पहली थियरी है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी and crystal field theory. In the last videos, we have completed Werner theory and valence bond theory. In this video, we will do crystal field theory. So let's start with crystal field theory. Crystal field theory was proposed by H. Bethe and Van Vleck Orgel in 1952. This theory is actually an electrostatic model which considers metal ligand bond to be ionic. हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो मेटल आयन होता है इट इज अ कटायनिक स्पीशीज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि लीगेंड हैव नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विद देम या लोन पेयर होते हैं लीगेंड्स के पास विच दे आर गोइंग टू डोनेट टू द मेटल आयन. और इसी वजह से वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन विच आर अ कटायनिक स्पीशीज एंड द ligands, because these ligands have negatively charged electron in the form of lone pairs which they are going to donate to the metal ions. हालांकि इस थ्योरी ने मेटल और लीगेंड के बॉन्ड को आयनिक बोला था, इट कंप्लीटली निग्लेक्ट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड लीगेंड बॉन्ड. ये एक इसका लिमिटेशन था. लेकिन अभी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ हम ये मान के चलेंगे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से मेटल और लीगेंड का जो बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का है. एंड इन दिस थ्योरी लीगेंड्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्जेस इन केस दे आर अनाइंस. जैसे कि OH माइनस एक अनायनिक लीगेंड है, Cl माइनस इनको पॉइंट चार्जेस की फॉर्म में ट्रीट करा गया, while the neutral molecules like water, NH3, they are treated as dipole. Now, before studying crystal field theory, we will revise some concepts जो आपको पहले ही आते हैं, and these concepts will be helpful for the understanding of crystal field theory. तो जैसा कि आपको पता है कि इन अ d subshell we have 5d orbitals, और ये जो पांचों 5d orbitals होते हैं दे आर डीजेनरेट. डीजेनरेट का मतलब है इनकी एनर्जी सेम होती है. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5 d orbitals हैं, जिनमें से अगर आप पहला देखें इट इज dxy. अगर आप dxy की शेप देखें तो इसके पास 4 लोब्स हैं, और इसकी जो लोब्स हैं दे आर बिटवीन x एंड y एक्सिस, while सेकेंड वन इज dyz. और इसकी अगर आप शेप को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो लोब्स आती हैं दे आर बिटवीन y एंड z एक्सिस. एंड थर्ड वन dxz, ये जो dxz ऑर्बिटल है इसकी भी जो लोब्स हैं दे आर बिटवीन x एंड z एक्सिस. तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz, dzx, दे आर बिटवीन द एक्सिस, while dz स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वैसे तो इसकी 2 ही लोब्स हैं, बट it is on the z axis, while the last orbital dx square minus y square, इसकी जो lobes हैं they are on the axis, mean on x and y axis. तो इससे हमें ये पता लगा the dx square minus y square and dz square orbitals they are on the axis. तो ये जो पांचों d orbitals हैं ये शेप के अकॉर्डिंग जो है एक्सिस के अकॉर्डिंग कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है ये इक्वल नहीं है.
तीन जो है दे आर बिटवीन द एक्सिस व्हाइल अदर टू आर ऑन द एक्सिस। सो हमने डिस्कस किया कि जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम रहती है इन गैसियस आइसोलेटेड एटम। लेकिन अगर यही जो एटम्स हैं which are having d orbitals, अगर they experiences some kind of force, तो ये जो force है अगर symmetrical है, mean they experiences this force from every possible direction in equal magnitude, अगर सब तरफ से बराबर फोर्स लगता है तब तक इनकी जो डीजनरेसी है वो मेंटेन रहती है, इन डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहती है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल फील्ड, और एसिमेट्रिकल फील्ड किसकी वजह से आती है? व्हेन लीगेंड अप्रोचेस द मेटल एटम और आयन, क्योंकि जो लीगेंड्स हैं दे आर हैविंग लोन पेयर विद देम, और लोन की पेयर के ऊपर क्या होता है? दे आर इलेक्ट्रॉन, तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है। अगर लीगेंड एक्स एक्सिस से आ रहे हैं या वाई एक्सिस से आ रहे हैं या जी एक्सिस से आ रहे हैं, मीन लीगेंड्स आर अप्रोचिंग फ्रॉम द एक्सिस, तो उनकी जो रिपल्शन होती है उन डी ऑर्बिटल से ज्यादा होती है विच आर ऑन द एक्सिस। लेकिन अगर लीगेंड जो है बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं तो रिपल्शन लीगेंड्स की किसके साथ ज्यादा होगी? उन डी ऑर्बिटल्स के साथ ज्यादा होगी जो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, क्योंकि पांचों डी ऑर्बिटल सेम नहीं है। तो अगर आपके पास देयर इज एसिमेट्रिकल फील्ड, देन degeneracy of these d orbitals is lifted up। लिफ्टेड अप का मतलब क्या हो गया? डीजनरेसी खत्म हो गई, क्योंकि पांचों में से कुछ डी ऑर्बिटल्स दे आर एक्सपीरियंसिंग मच रिपल्शन देन द अदर वन, तो इस वजह से पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम नहीं रहती है। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और डीजनरेसी लिफ्ट अप होने से क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल्स पहले एक ही लेवल पे आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, अब वो स्प्लिट हो जाते हैं। कुछ डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, कुछ की कम हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो कि कब पॉसिबल होती है? व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीगेंड। और इसी कंसेप्ट को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में यूज करेंगे कि लीगेंड की प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन डिटेल। तो 12th में अगर आप ध्यान दें, अभी तक जो भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा है उसमें वी हैव फोकस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में वी हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अभी मैंने आपको बताया कि लीगेंड्स की प्रेजेंस में जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे स्प्लिट्स, देयर डीजनरेसी इज लिफ्टेड अप। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो उसमें ये जो डीजनरेसी है ये कैसे लिफ्ट अप होती है। तो इसके लिए अगर आप ऑक्टाहेड्रल शेप को एज्यूम करें तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने एरो बनाए हैं। तो जो पहला एरो है इसको मान लेते हैं दिस इज जी एक्सिस। तो यहाँ पे जो लीगेंड है दे आर ऑन द जी एक्सिस, और इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पे जो लीगेंड है दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस, वाइल ये जो मैंने एक्सिस अभी एरो से डोनेट की है दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जो लीगेंड्स हैं वो वाई एक्सिस पे हैं। इट मीन्स अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो लीगेंड्स हैं दे अप्रोच द मेटल अलोंग द एक्स, वाई एंड जी एक्सिस।
तो जब लीगेंड जो है वो x, y या z एक्सिस से आएंगे, सो देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन लीगेंड्स एंड d ऑर्बिटल्स। जब रिपल्शन होगी तो d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन पांचों d ऑर्बिटल्स एक जैसे नहीं हैं। इनमें से dx² माइनस y² एंड dz² दे आर ऑन द एक्सिस, क्योंकि लीगेंड भी जो है मेटल के पास दे आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस। सो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं विच आर ऑन द एक्सिस, दे एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन as their lobes point towards the ligand. They experiences more repulsion than the other d orbitals which are between the axis. So जो dx² माइनस y² एंड dz² ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंसिंग मोर रिपल्शन फ्रॉम द लिगेंड्स, तो उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा बढ़ जाती है देन dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स, क्योंकि वो तो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। सो एज अ रिजल्ट देयर डीजेनरेसी इज लिफ्टेड अप। अब जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दे स्प्लिट इनटू टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। एक लेवल कहलाता है T2g, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स आते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। यहाँ पे वो 3 ऑर्बिटल्स आते हैं जो कि बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा लेवल आता है Eg। Eg में वो 2 ऑर्बिटल्स आते हैं which experiences more repulsion because they are present on the axis. So d ऑर्बिटल्स जो हैं 2 सेट्स में स्प्लिट हो जाता है in presence of ligands in octahedral field, और इस 2 सेट्स को T2g और Eg बोलते हैं। और इसी स्प्लिटिंग को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है, द स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। Now we will see the splitting of these d orbitals in octahedral crystal field in the form of a diagram, और ये एग्जाम में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें 2 चीजें आती हैं जो पूछ सकते हैं। पहला आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की डेफिनेशन लिखिए। दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि क्रिस्टल फील्ड थियोरी इज विच टाइप ऑफ मॉडल। तो वो मैंने आपसे डिस्कस किया था, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल। तो अभी हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि these d ऑर्बिटल्स दे आर डीजेनरेट। अभी इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन फ्री मेटल आयन। बट इन प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड, अगर फील्ड आपकी सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, तो सबकी एनर्जी बराबर इंक्रीज होती है, लेकिन इनकी डीजेनरेसी जो है वो लिफ्टेड अप नहीं होती है बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड। बट व्हेन वी हैव ऑक्टाहेड्रल फील्ड, जब लिगेंड्स जो हैं दे अप्रोच द metal in octahedral field, mean they approach the metal along the axis, then these degenerate orbitals split into 2 levels. First is T2g and second is Eg. T2g में we have dxy, dyz and dzx। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होते हैं their lobes are present between the axis, and in Eg we have dx² minus y², dz²। ये जो दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं their lobes are present on the axis,
और दे एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन, और इसी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। और ये जो दोनों लेवल हैं, अगर इनकी एवरेज एनर्जी देखी जाए तो उसको हम बेरी सेंटर से लिखते हैं। तो बेरी सेंटर क्या है? इट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, and the gap between T2G and EG set of orbitals, ये जो T2G और EG में गैप होता है एनर्जी का, ये कहलाता है डेल्टा O। दिस इज डेल्टा O। O का मतलब है इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। सो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG लेवल इज डेल्टा O, और इस डेल्टा O को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। अब हम अगर देखें बैरी सेंटर से, जो EG है उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है? 0.6 डेल्टा O, वाइल जो T2G लेवल के ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो एनर्जी है ये कम है देन एवरेज एनर्जी। तो कितनी कम है? -0.4 डेल्टा O। माइनस का मतलब है कि इनकी एनर्जी एवरेज से कम है। तो ये जो स्प्लिटिंग का डायग्राम है ये एग्जाम में आ जाता है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ डेल्टा O डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द लिगेंड। अगर आपका लिगेंड डिफरेंट होगा तो डेल्टा O भी डिफरेंट आएगा, चाहे मेटल आयन सेम क्यों ना हो। तो आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, दोनों में मेटल आयन सेम है लेकिन लिगेंड क्या है? अलग अलग है। एक में H2O एज अ लिगेंड प्रेजेंट है, while in other we have ethylene diamine as ligand। तो दोनों में लिगेंड अलग अलग है, तो जो डेल्टा O की जो वैल्यू है वो भी डिफरेंट होगी। Then delta O also depends on the nature of the metal ion। अब लिगेंड चाहे सेम हो लेकिन अगर मेटल आयन डिफरेंट होगा तब भी डेल्टा O डिफरेंट हो जाएगा। सो इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं हमारे पास लिगेंड्स दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में सेम है, लेकिन दोनों में मेटल आयंस अलग अलग है। एक में Ni2+ है, दूसरे में Fe2+ है। तो इसी वजह से दोनों के डेल्टा O की वैल्यू भी अलग होगी। देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा O, इट डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज ऑन द मेटल आयन। मेटल आयन पे अगर चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है कॉम्प्लेक्सेस में, तो उस केसेस में भी डेल्टा O डिफरेंट आता है, चाहे लिगेंड सेम क्यों ना हो। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है डेल्टा O की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होती है। तो एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक में वी हैव Fe2+ और दूसरे में वी आर हैविंग Fe3+, तो वो कॉम्प्लेक्स जिसमें Fe3+ मेटल आयन होगा उसके डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ये कॉम्प्लेक्स दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा किसका डेल्टा O ज्यादा है। तो आप देखेंगे जो पहला कॉम्प्लेक्स है उसमें वी हैव Fe2+, while in the second complex we are having Fe3+ ion। तो जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसके डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, जिसमें वी हैव Fe3+ ion। Now you know that this delta O depends on the nature of the ligand। इसी पॉइंट को we will discuss in detail because बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं। So जो ligand strong field होते हैं they are having high delta O, और जो weak field ligand होते हैं उनका डेल्टा O कम होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से याद कर लीजिए। अगर मैं लिगेंड्स को अरेंज करती हूँ इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और डेल्टा O, तो जो मुझे सीरीज मिलती है उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो आप ये सीरीज देख सकते हैं,
इसके लेफ्ट एंड पे आई एम हैविंग I माइनस। सो लेफ्ट एंड पे जितने भी लिगेंड्स आते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। एंड व्हेन आई मूव फ्रॉम I माइनस टू CO तो डेल्टा O की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो इस सीरीज में राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीरीज होती है इसमें जो डेल्टा O की वैल्यू होती है ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली जाती है। तो आपको इसके डेल्टा O की वैल्यू को याद नहीं करना है। So it is an experimentally determined series based on the absorption of light by complexes with different ligands. और यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं इनका डेल्टा O हाई होता है। कई बार लिगेंड को स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड लिगेंड बोलने की बजाय वो बोल देते हैं कि डेल्टा O की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो जब भी बोला जाएगा डेल्टा O की वैल्यू इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी means I am referring this for strong field ligands. And for weak field ligand, delta O की जो वैल्यू है it is less than pairing energy. तो इस पॉइंट को आप याद रख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है और वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। Now we will see the formula to calculate crystal field stabilization energy or CFSE. CFSE निकालने के लिए हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हो, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा O। तो CFSE का ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, while y का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। बट अगर आपका कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में बनता है विच कॉजेस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या CFSE निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा O प्लस MP। यहाँ पे P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी और X का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, Y मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। वाइल ये जो M है जो हमने P के साथ लिखा है पेयरिंग एनर्जी के साथ लिखा है, इस M का मतलब है नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज्ड बाय लिगेंड, वो पेयर जो लिगेंड की वजह से बने। यहाँ पे आप देखेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हमने एक टर्म और ऐड कर दी है टू कैलकुलेट CFSE, वो है MP। और यहाँ पे M का मतलब है कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स ने बनाए। Then for magnetic moment we will use the formula mu is equal to under root n plus 2 और यहाँ पे n की वैल्यू है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Now we will discuss the application of crystal field theory. How we can use crystal field theory to find out the electronic configuration of the metal ion, to calculate the magnetic properties of the complex, to find out the number of unpaired electron in the complex, to find out the magnetic moment and to calculate the crystal field stabilization energy.
फॉर ऑल दीज वी कैन यूज क्रिस्टल फील्ड थियोरी। तो क्रिस्टल फील्ड थियोरी का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हो सकता है कि एक मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन दे दें, और ये भी हो सकता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दें। और कॉम्प्लेक्स अगर दिया होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और ये देखेंगे कि मेटल आयन में डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सपोज मुझे एक मेटल आयन दिया हुआ है और बताया हुआ है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है D4, तो मैं अब ये देखूंगी कि ये जो मेटल आयन है हाउ इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इन प्रेजेंस ऑफ लीगेंड्स। जब लीगेंड प्रेजेंट नहीं है, ये एक फ्री मेटल आयन है, तो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं दे आर डीजनरेट, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D4। लेकिन जब लीगेंड प्रेजेंट होते हैं तो हमें पता है चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड प्रेजेंट हो चाहे वीक फील्ड लीगेंड हो, there is splitting of d orbitals into two levels, T2g and Eg in octahedral field। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो D4 कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसे चेंज होती है इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, जिनके केस में डेल्टा O की वैल्यू कम होती है। Then we will discuss what will happen to this D4 configuration in presence of strong field ligands, जिनकी डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में अगर आप देखें, वी हैव टू एनर्जी लेवल्स T2g एंड Eg। तो d ऑर्बिटल्स वैसे भी दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड T2g एंड Eg, and the gap between T2g and Eg is known as delta O। वीक फील्ड लिगेंड के केस में इस डेल्टा O की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वीक फील्ड लिगेंड को। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा O की वैल्यू इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को देन डेल्टा O। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि डेल्टा O की वैल्यू कम होती है। एग्जाम में कभी कभी वीक फील्ड लिगेंड की जगह पे वो ये दे देते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में डेल्टा O की वैल्यू जो है इट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो आप ये मान लेंगे कि ये वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो अब मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, मीन आई हैव टू फिल 4 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले मैं T2g लेवल को सिंगली फिल करूंगी 1 2 3। व्हेन आई विल फिल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन तो मैं अपने माइंड में ये चीज सोचूंगी कि डेल्टा O कम है या ज्यादा है। इस केस में डेल्टा O की वैल्यू कम है जबकि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। इट मींस अगर मैं इलेक्ट्रॉन को नीचे वाले T2g लेवल में फिल करती हूँ तो मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इस वजह से बिकॉज ऑफ लो डेल्टा O मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन को Eg लेवल में फिल करती हूँ, और इस तरह से मेरी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है T2g3 Eg1। यहाँ पे अगर आप देखें आई हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक। नाउ बेस्ड ऑन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आई विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला √n+2। तो मेरा यहाँ पे म्यू आ गया 4.90 बोर मैग्नेटॉन। नाउ वी विल डिस्कस फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में भी जो d ऑर्बिटल्स होते हैं दे स्प्लिट इनटू T2g एंड Eg लेवल, बट यहाँ पे डिफरेंस होता है डेल्टा O की वैल्यू का। डेल्टा O की वैल्यू इस केस में ज्यादा होती है। डेल्टा O की वैल्यू जो होती है इट इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी।
बिकॉज डेल्टा ओ जो है इट इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, तो जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम एंटर करेंगे T2G में, 1 2 3. नाउ वेल आई विल फिल द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं फिर से देखूंगी कि डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है या कम है, बिकॉज इस केस में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा ईजी लेवल में, इट विल इंस्टेड पेयर अप और इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G लेवल में एंटर करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी T2G4 EG0. इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वी हैव 2 unpaired electron and the complex is paramagnetic, और इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट आई 2.84 बोर मैग्नेटॉन. अब आप दोनों कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर अगर करेंगे तो आप देखेंगे वीक फील्ड लिगेंड के केस में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, while in strong field ligand we have 2 unpaired electron. तो इट मीन्स जो वीक फील्ड लिगेंड है उस केस में वी हैव फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, while in strong field ligand we have low spin complexes formation. नेक्स्ट आता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी, तो हमने फॉर्मूला लगाकर निकाल लिया कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है -0.6 डेल्टा ओ. लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में जो कि एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है उस केस में अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालती हूँ तो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा P वाला, जहां पे पेयरिंग एनर्जी को भी कंसीडर किया जाएगा. तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है +1P. 1 क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप मेटल आयन को देखें, फ्री मेटल आयन को, यहाँ पे अगर आप देखें एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं था, मतलब हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है. वाइल लिगेंड की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में क्या हुआ, एक पेयर बन गया हमारा. सो इट मींस यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 1. लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई और हमारे पास एक पेयर आ गया, तो इसीलिए मैंने लिखा है +1P. नाउ वी विल कंसीडर मेटल आयन विद कॉन्फ़िगरेशन D1. अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 है we will discuss one by one कि strong field ligand के केस में क्या होगा और weak field ligand के केस में क्या होगा. weak field ligand के केस में डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, mean delta O is less than pairing energy, while in case of strong field ligand delta O is high and delta O is greater than pairing energy. तो जब मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ of metal ion in case of weak field ligand, तो यहाँ पे डेल्टा O की वैल्यू क्या है, कम है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होगा, T2G लेवल में. लेकिन अगर मैं वही कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लिखूं तो इस केस में हालांकि डेल्टा O की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी T2G लेवल में ही एंटर होगा. इट मींस D1 कॉन्फ़िगरेशन के मेटल आयंस में चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन होती है T2G1 EG0. यहाँ पे हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते हैं, और इस केस में जहाँ पे मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन D1 है वी हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. So it means the complex is paramagnetic for both weak field ligand and strong field ligand. और यहाँ पे हम जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो
n की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू 1.73 बोर मैग्नेटॉन। नाउ वी विल कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। बिकॉज यहाँ पे कोई हाई स्पिन या लो स्पिन नहीं बनता है, तो हम नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे। तो उस हिसाब से हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी -0.4 डेल्टा ओ। तो यहाँ पे मैंने आपको वीक फील्ड भी बना के दिखाया है, स्ट्रॉन्ग भी बना के दिखाया है। सिर्फ इसलिए बना के दिखाया है बिकॉज कई बच्चे बोलेंगे कि कैसे सेम आ गया। तो मैंने आपको शो करने के लिए दोनों के केस पे बना के दिखाया है कि दोनों ही केसेस में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो डेल्टा O की वैल्यू अफेक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल जहां पे मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन D2 आती है। इस केस में भी पहले हम देखेंगे वीक फील्ड लिगेंड्स को, जिनका डेल्टा O कम आता है, और वीक फील्ड लिगेंड का डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। देन वी विल टेक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जिनका डेल्टा O हाई आता है और डेल्टा O की वैल्यू इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, लेकिन जब मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करती हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों T2G लेवल में एंटर करते हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करूं, वहां पे डेल्टा O ज्यादा है, बट अगर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो भी T2G लेवल में ही एंटर होते हैं। सो इट मींस D2 कॉन्फ़िगरेशन होने पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है T2G2 EG0 फॉर बोथ वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते हैं। In this configuration, we have two unpaired electrons which make the complex paramagnetic. इन 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 2.84 बोर मैग्नेटॉन। Now I will write the crystal field stabilization energy. बिकॉज यहाँ पे कोई लो या हाई स्पिन नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगी -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा O। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, जितने इलेक्ट्रॉन T2G में है, मतलब 2, और y की वैल्यू होगी 0। इस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी -0.8 delta O. Now we will discuss metal ion with D3 configuration. इस केस में भी हम डिस्कस करेंगे वीक फील्ड लिगेंड को, जिसमें डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, and we will discuss this D3 configuration in case of strong field ligands which are having high delta O. वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा O की वैल्यू जो होती है इट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, while in case of strong field ligand delta O is greater than pairing energy. So when we will write the electronic configuration in case of weak field ligand, you will find कि इस केस में जो डेल्टा O है इसकी वैल्यू कम है। तो जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, then I will start filling T2G level first. So it means यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो T2G लेवल में आए। Now I will write the electronic configuration in case of strong field ligand. Strong field ligands के केस में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है, तो यहाँ पे भी जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी तो तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो T2G लेवल में ही ऐड होंगे। It means for both weak field ligands and strong field ligands,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम होगी T2G3 EG0 and number of unpaired electron will be 3 which makes the complex paramagnetic. तो इस केस में जहां कॉन्फ़िगरेशन D3 होती है मेटल आयन की, कोई भी हाई स्पिन या लो स्पिन नहीं बनता है कॉम्प्लेक्स, और इस केस में जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगी ऑन द बेसिस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मेरी मैग्नेटिक मोमेंट आती है 3.87 बोर मैग्नेटॉन. नाउ आई विल कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. क्योंकि यहाँ पे कोई हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगी और इस तरह से मेरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी -1.2 डेल्टा ओ. नाउ वी विल डिस्कस मेटल आयन विद D5 कॉन्फ़िगरेशन. अगर मेटल आयन फ्री है, मीन इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, then these 5 orbitals are degenerate, mean they are having same energy. और उस टाइम आप देख सकते हैं कि लिगेंड की एब्सेंस में पांचों जो d ऑर्बिटल्स हैं दे आर सिंगली ऑक्यूपाइड और कॉन्फ़िगरेशन है D5. बट अगर लिगेंड प्रेजेंट हो तब हमें देखना पड़ेगा कि क्या लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है और डेल्टा ओ की वैल्यू इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी. इस वजह से वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है. बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जहां डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है एंड डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे पेयरिंग के लिए कम एनर्जी लगती है, सो पेयरिंग होती है. इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सबसे पहले मुझे T2G और EG लेवल बनाना पड़ेगा, और हमें पता है द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG इज डेल्टा O, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा O की वैल्यू कम होती है. जब मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन भरूंगी फॉर वीक फील्ड लिगेंड, तो सबसे पहले मैं T2G लेवल भरूंगी 1 2 3. फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में नहीं जाएगा बिकॉज पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है. इट विल एंटर EG बिकॉज डेल्टा O की वैल्यू कम है 4 5. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वीक फील्ड लिगेंड के केस में होगी T2G3 EG2. It means we have 5 unpaired electron and the complex is paramagnetic. और अगर मैं 5 unpaired electron के हिसाब से magnetic moment निकालूं, then it comes out to be 5.92 Bohr magneton. And this complex is high spin complex. But if I write the same configuration, D5 configuration for strong field ligand, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेल्टा O होता है, द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG, इट इज हाई. डेल्टा O की वैल्यू जो है इट इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी. तो जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी, आई विल फिल लाइक 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएगा 4 5. पेयरिंग क्यों हुई? बिकॉज पेयरिंग एनर्जी कम है और डेल्टा O ज्यादा है. तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई T2G5 EG0. इट मीन यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड इट इज पैरामैग्नेटिक. और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में मैग्नेटिक मोमेंट आई 1.73 बोर मैग्नेटॉन. इट मीन्स यहाँ पे स्पिन लो आई, so it is a low spin complex. Now I will find out the crystal field stabilization energy. तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैं नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगी.
तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ गई 0, क्योंकि x की वैल्यू मैंने ली 3 और y की वैल्यू ली 2। While in case of strong field ligand, क्योंकि मुझे पेयरिंग एनर्जी को भी कंसीडर करना है, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में मैंने +2p भी लिख दिया। अब यहाँ पे 2p क्यों लिखा है, मतलब m की वैल्यू 2 लिखी है। 2 इसलिए लिखी है बिकॉज लीगेंड की वजह से 2 पेयर बने। आप कहेंगे कैसे बने, तो यहाँ पे आप पहले तो देखिए फ्री मेटल आयन को, जब लीगेंड नहीं था तो आप ये देखिए कितने यहाँ पे पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं है। अब आप देखिए जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड आया तो टोटल कितने पेयर हो गए, हमारे पास यहाँ 2 पेयर है, और ये दोनों के दोनों पेयर लीगेंड की वजह से बने हैं, क्योंकि फ्री मेटल आयन में तो एक भी पेयर नहीं था, तो 2 माइनस 0, 2 क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 पेयर है, -0 इसलिए किया क्योंकि फ्री मेटल आयन में एक भी पेयर नहीं था, तो यहाँ पे मैंने m की वैल्यू 2 लिखी है, 2p, बिकॉज लीगेंड की वजह से 2 पेयर बने। नाउ वी विल डिस्कस मेटल आयन विद D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड जिसके केस में डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है, डेल्टा ओ इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, एंड वी विल आल्सो डिस्कस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिस केस में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है एंड डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। व्हेन वी हैव वीक फील्ड लिगेंड, डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है, इट मीन्स यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होंगे, 1 2 3। तो सबसे पहले ये जंप कर जाएगा Eg लेवल में 4th इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डेल्टा O की वैल्यू कम है, तो 4 5। जब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी 6। तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई T2G4 Eg2। It means we have 4 unpaired electron, और कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप फॉर्मूला जब लगाएंगे n की वैल्यू 4 होगी और मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 4.90 बोर मैग्नेटॉन, एंड द कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नाउ वी विल राइट फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है देन पेयरिंग, तो यहाँ पे पहले पेयरिंग हो जाती है 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो थे T2G लेवल में एंटर हो गए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई T2G6 Eg0। यहाँ पे वी हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, डायामैग्नेटिक, एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज 0, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस के लिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा नॉर्मल फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर नहीं करना है, तो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आई -0.4 डेल्टा ओ। वाइल अगर हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालें तो यहाँ पे हमें पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम साथ में ऐड करेंगे +2p। 2p इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ m की वैल्यू 2 है। अब आप कहेंगे m की वैल्यू 2 कैसे आई, तो आप ये देखिए जब लीगेंड प्रेजेंट नहीं था तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर थे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक पेयर था, लेकिन जब लीगेंड आ गया तो टोटल पेयर हो गए 3। 3 में से एक तो पहले से ही पेयर था, तो लीगेंड ने कितने पेयर करे,
3 - 1 2। तो लिगेंड की वजह से तो दो ही पेयर बने, एक तो ऑलरेडी पहले से ही D6 कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट था, तो लिगेंड की वजह से दो ही बने, तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दी 2p। In the similar way, now we will discuss metal ion with configuration D7. तो D7 में भी first we will talk about weak field ligand. Weak field ligand के केस में delta O कम होता है, delta O is less than pairing energy. We will also discuss the D7 configuration in case of strong field ligand, जहाँ पे delta O की वैल्यू हाई होती है, delta O is greater than pairing energy. वीक फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती। तो आप देखिए हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3, पेयरिंग नहीं होगी इसलिए इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा पहले, 3 के बाद 4 5 6 7। सो इट मीन्स वीक फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G5 Eg2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 विच मेक द कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें देन इट केम्स आउट टू बी 3.87 बोर मैग्नेटॉन, और ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे ही अगर मैं D7 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में लिखूं, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है पेयरिंग से, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। सो इलेक्ट्रॉन विल एंटर लाइक 1 2 3 4 5 6। अब पेयरिंग जब सारे इलेक्ट्रॉन्स की हो गई, T2G में कोई भी पोजीशन एम्प्टी नहीं है, नाउ इलेक्ट्रॉन विल एंटर द Eg लेवल, सो 7th इलेक्ट्रॉन विल एंटर Eg7। सो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में T2G6 Eg1। यहाँ पे we have one unpaired electron and the complex is paramagnetic, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कम आएगी 1.73 बोर मैग्नेटॉन, एंड यहाँ पे वी हैव लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नाउ वी विल फाइंड आउट द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर बोथ द कॉम्प्लेक्सेस। तो जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा उसमें हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी -0.8 डेल्टा ओ। वाइल फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग भी होती है तो हमें पेयरिंग एनर्जी कंसीडर करनी है, तो यहाँ पे हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में एक टर्म और ऐड कर दी +1p। अब 1p क्यों लिखा है, 1p इसलिए लिखा है बिकॉज m की वैल्यू 1 है। अब m की वैल्यू 1 कैसे हुई, आप पहले फ्री मेटल आयन को देखिए, जब लिगेंड नहीं थे कितने पेयर थे इलेक्ट्रॉन के, 2, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, तो टोटल पेयर कितने हो गए, 3, लेकिन 3 में से 2 तो पहले ही पेयर थे, तो लिगेंड ने कितना पेयर कराया होगा, सिर्फ एक, 3 - 2, क्योंकि 3 टोटल पेयर है लेकिन 3 में से 2 तो पहले ही पेयर हो रखे थे फ्री मेटल आयन में, तो लिगेंड ने तो सिर्फ एक ही कराया, तो मैंने लिखा 1p। नाउ वी विल डिस्कस मेटल आयन विद D8 कॉन्फ़िगरेशन। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन में चाहे हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हो जिसके डेल्टा O की वैल्यू लो होती है, डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, और चाहे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जिस केस में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है, डेल्टा O इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी।
दोनों ही केसेस में कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो पहले अगर आप वीक फील्ड लिगेंड की देखें जहां पे पेयरिंग नहीं होती है, तो यहाँ डेल्टा ओ क्या होता है, कम होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, 1 2 3 4 5। जब सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब पेयरिंग होगी, 6 7 8। और अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ पे पहले पेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 नाउ 7 8। तो आपने देखा हमने चाहे कैसे भी फिल किया, पेयरिंग पहले करी या बाद में करी, इससे फर्क नहीं पड़ा। दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई T2G6 Eg2, और दोनों ही केस में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। तो इट मींस चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, अगर मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन D8 है तो दोनों ही केस में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, और दोनों ही केस में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कोई हाई स्पिन या कोई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 2.84 बोर मैग्नेटॉन। बिकॉज यहाँ पे कोई हाई स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसलिए हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे, और हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आई -1.2 डेल्टा ओ। नाउ वी विल discuss the metal ion with D9 configuration. Here also we will discuss this D9 configuration with weak field ligands as well as strong field ligands. Weak field ligand के केस में डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पे पहले पेयरिंग नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में देखेंगे, यहाँ पे डेल्टा ओ ज्यादा है, तो पहले पेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपने देखा चाहे मैंने पेयरिंग करी पहले या नहीं करी, तो दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई T2G6 Eg3, और दोनों ही केस में वी हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, और मैग्नेटिक मोमेंट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आई 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन जब मेटल आयन की होती है इन अ कॉम्प्लेक्स, तो चाहे कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड से बना हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बना हो, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। और यहाँ पे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं, और इस तरह से हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आती है -0.6 डेल्टा ओ। यहाँ पे हमने पेयरिंग एनर्जी को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि अगर आप फ्री मेटल आयन की बात करें तो यहाँ पे 4 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, और अगर आप किसी भी लिगेंड की बात करें तो लिगेंड की प्रेजेंस में भी 4 ही पेयर हैं, तो यहाँ पेयरिंग एनर्जी कंसीडर नहीं करनी है। अब हम D10 कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे फॉर मेटल आयन। तो यहाँ पे भी हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करेंगे। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा ओ की वैल्यू कम होती है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है पहले।
सो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, जिस केस में डेल्टा ओ हाई होता है, तो वहां पे पहले पेयरिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों ही केस में, बोथ इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम है एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है T2G6 EG4। और दोनों के पास ही we don't have any unpaired electron and the complex is diamagnetic, और इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट आती है 0। और आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो वो भी 0 आएगी। अभी हमने डिस्कस किया था splitting of d orbitals in a octahedral crystal field. Now we will discuss splitting of d orbitals in a tetrahedral crystal field. Now in free metal ion, all the d orbitals are degenerate. उनकी एनर्जी सेम होती है। In presence of spherically symmetrical field, इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसे इंक्रीज करती है, क्योंकि डीजेनरेसी जो है लिफ्ट अप नहीं होती है, बिकॉज जो फील्ड है इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। बट नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन टू दीज डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फील्ड। तो अगर आप टेट्राहेड्रल शेप की बात करें, वहां पे अगर आप देखें जो लीगेंड्स हैं वो मेटल के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सेस। So ligand approach the metal ion between the x, y and z axis in tetrahedral shape. तो जो रिपल्शन होती है ligands की d ऑर्बिटल से, वो उन d ऑर्बिटल से ज्यादा होती है जो between the axis आते हैं। तो इस वजह से जो d ऑर्बिटल between the axis होते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में, they experiences मोर रिपल्शन और उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज करती है। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल्स दो लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला लेवल है वो E है, दूसरा T2। तो जो डी ऑर्बिटल्स जैसे कि dx² - y² एंड dz², ये जो दो डी ऑर्बिटल्स से दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, तो इनमें रिपल्शन कम हुई, क्योंकि लिगेंड अब की बार जो है वो बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं मेटल की तरफ, तो इनकी एनर्जी कम है। वाइल जो डी ऑर्बिटल्स dxy, dyz, dzx है, दे आर बिटवीन द एक्सिस, तो उनमें रिपल्शन ज्यादा है लिगेंड से, इस वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और E और T2 में जो गैप है ये कहलाता है डेल्टा T। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2 एंड E लेवल इज नोन एज डेल्टा T एंड दिस इज द बेरी सेंटर। ये एवरेज एनर्जी बताता है डी ऑर्बिटल्स की इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। और अगर आप इस बैरी सेंटर से इस E सेट तक जाएं, देन यू विल फाइंड ये एनर्जी गैप आता है -0.6 डेल्टा T एंड द डिस्टेंस ऑफ T2 एंड बेरी सेंटर इज 0.4 डेल्टा O। और ये जो डेल्टा T होता है इसकी वैल्यू डेल्टा O से बहुत कम होती है। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O। तो ये जो गैप होता है बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आफ्टर स्प्लिटिंग, ये जो गैप होता है टेट्राहेड्रल फील्ड में
कम होता है एज कंपेयर टू द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ T2G एंड EG लेवल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो इस वजह से यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो जो टेट्राहेड्रल शेप होती है उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, क्योंकि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम आती है। डेल्टा टी की वैल्यू कम आती है देन पेयरिंग एनर्जी, तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है। यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर मोर फेवरेबल। तो ये डायग्राम बनाना आता है यहाँ पे, बस आप इसमें ये देखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में EG लेवल ऊपर आता है, T2G नीचे आता है, लेकिन यहाँ पे E लेवल नीचे है और T2 ऊपर है। नाउ कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, उसका जो रीजन होता है, इट लाइज बिहाइंड विद स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स। क्योंकि d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर देखने को मिलता है। तो इसको समझने के लिए आप एक पहले कॉन्फ़िगरेशन देखिए D1। अगर आप D1 कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे, यू विल फाइंड कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज प्रेजेंट इन T2G लेवल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल एब्सॉर्ब द एनर्जी एंड इट विल गेट एक्साइटेड टू EG लेवल। इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं कलर्ड होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर d ऑर्बिटल्स इट गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी d ऑर्बिटल and the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed, and this frequency generally lies in the visible region and the color observed correspond to the complementary color of the light absorbed. जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के d ऑर्बिटल में जाता है तो इसको dd ट्रांजिशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर इसलिए शो करते हैं बिकॉज ऑफ दिस dd ट्रांजिशन। अगर कॉम्प्लेक्स में dd ट्रांजिशन होगी तो आपका कंपाउंड जो होगा वो कलर्ड होगा। अगर dd ट्रांजिशन किसी कारण से पॉसिबल नहीं होगी तो कंपाउंड जो है वो कलरलेस होगा। तो हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ dd ट्रांजिशन। और dd ट्रांजिशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ जाते हैं? EG में। अगर EG लेवल में जगह ही खाली नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक्साइटेशन नहीं होगी। तो इट मींस जो d ऑर्बिटल्स हैं दे शुड बी पार्शली फिल्ड। और दूसरा पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे वाले d ऑर्बिटल से ऊपर वाले में जाने चाहिए तो उस d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी तो होना चाहिए। या तो जो d ऑर्बिटल है अगर D0 है, पूरी तरह से खाली है, या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो दोनों ही केस में देयर विल बी कलरलेस। क्यों कलरलेस होगा? क्योंकि dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो स्कैंडियम 3+ या जिंक 2+ के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर कलरलेस। अब आप दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो देखेंगे स्कैंडियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d0 और जिंक 2+ की होती है 3d10। इस वजह से there is no dd transition and both are colorless। जबकि नेक्स्ट केस अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि जो टाइटेनियम 4+ के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर कलरलेस, जबकि टाइटेनियम 3+ का जो कलर होता है इट इज पर्पल इन एक्वस मीडियम। सो अब यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें टाइटेनियम 4+ की, इट इज 3d0, तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन नहीं होती है, इसी वजह से ये कलरलेस होता है। जबकि टाइटेनियम 3+ के केस में कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है तो यहाँ पे dd ट्रांजिशन पॉसिबल होती है विच गिव
the color to the complex having titanium 3+ ion. सो कलर में हमने देखा कि जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसका जो रीजन है इट इज डी ट्रांजिशन. और डी ट्रांजिशन क्यों होती है? बिकॉज वी हैव स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. क्योंकि डी ऑर्बिटल्स 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं. और ये स्प्लिटिंग कब होती है? जब लीगेंड प्रेजेंट होते हैं. तो इट मींस अगर लीगेंड नहीं होंगे तो क्या होगा? स्प्लिटिंग नहीं होगी. तो जब स्प्लिटिंग नहीं होगी तो डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा. जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड्स, देन सब्सटेंस विल बी कलरलेस. तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लीगेंड की एब्सेंस में कोई डी ट्रांजिशन नहीं होती है और जो आपका सब्सटेंस है इट विल बी कलरलेस इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड्स. तो यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन देखें तो इन्होंने एक टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है TiH2O होल 6 Cl3. दिस ऑन हीटिंग बिकम कलरलेस. तो ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है. हीटिंग पे क्या होता है? जब आप इसे हीट करते हैं देन इट विल लूज इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स. मीन इसने अपना लीगेंड ही लूज कर दिया. तो क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन बिकॉज देयर विल बी नो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. तो इसी वजह से हीट करने पे इट बिकम कलरलेस because it loses its water molecule on heating and in absence of ligands no dd transition is there, so colorless. एक अगला क्वेश्चन आता है कि अगर आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लें तो वो व्हाइट कलर का होता है और वही आप CuSO4.5H2O लें then it will be blue. Mean hydrated copper sulfate लेते हैं then it is blue in color. इस क्वेश्चन को एक और मेथड से पूछ सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है it is blue in color but on heating it will turn white. Why? तो अगर आप देखें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में there is no ligand. तो जब लीगेंड ही नहीं होते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में देन देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन सो इट विल बी कलरलेस. या हम इसे ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं देन इट विल लूजेस इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स which are acting as ligands. Then in absence of ligands there will be no crystal field splitting, so there will be no dd transition and the blue copper sulfate crystal turn white on heating. Now we will compile everything about color. तो कलर की अगर हम बात करें तो जो भी कलरलेस कॉम्प्लेक्स या सब्सटेंसेस होते हैं दे आर कलरलेस बिकॉज देयर इज नो डी ट्रांजिशन. और डी ट्रांजिशन कब पॉसिबल नहीं होती है? व्हेन वी हैव D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन. अगर मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 है देन दैट कॉम्प्लेक्स विल बी कलरलेस. या फिर देयर इज एब्सेंस ऑफ लीगेंड. कई बार कॉम्प्लेक्सेस को हीट करने पे वो कलरलेस हो जाते हैं बिकॉज दे लूजेस देयर लीगेंड मॉलिक्यूल्स. देन हम डिस्कस करते हैं कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस को. जो कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं पहली बात तो वो कलर्ड इसलिए हैं बिकॉज देयर इज डी ट्रांजिशन. बट जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं. So the color of the complex it depends upon कि उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की है ड्यूरिंग ट्रांजिशन. जब वो लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल्स में जाता है, सपोज वो T2G से EG में एंटर करता है तो
जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उसी के करस्पॉन्डिंग कलर दिखाई देता है। तो इट मीन्स कलर डिपेंड करता है डेल्टा ओ या डेल्टा टी की वैल्यू के ऊपर। और ये डेल्टा ओ या डेल्टा टी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। मेटल कौन सा है और मेटल पे चार्ज कौन सा है, उसके ऊपर इस डेल्टा ओ की वैल्यू डिपेंड करती है। इट मीन अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दोनों में अगर मेटल आयन अलग अलग है, चाहे लिगेंड सेम हो, मेटल आयन अगर अलग अलग है तो डेल्टा ओ दोनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर डेल्टा ओ डिफरेंट होगा तो कलर भी दोनों का अलग अलग होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, दोनों में सेम मेटल आयन है, पर एक में मेटल आयन लेट अस सपोज Fe2+ है और एक में Fe3+ है। लिगेंड भी सेम थे, लेकिन क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, इट मींस डेल्टा ओ अलग आएगा और कलर भी डिफरेंट आएगा, चाहे इंटेंसिटी थोड़ी कम ही हो, पर यह है कि कलर में थोड़ा फर्क होगा। देन डेल्टा ओ डिपेंड करता है लिगेंड के ऊपर। कई बार सेम मेटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर लिगेंड डिफरेंट होने की वजह से कलर भी डिफरेंट होते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कलर तभी डिफरेंट होता है या तो लिगेंड डिफरेंट हो, या मेटल डिफरेंट हो, या मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो। बिकॉज ये सब डिसाइड करते हैं डेल्टा ओ या डेल्टा टी को, और डेल्टा ओ या डेल्टा टी की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया है मैंने, ये दिखाने के लिए कि कैसे लिगेंड के साथ साथ कलर चेंज हो जाता है कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, निकल का जो कॉम्प्लेक्स है ये ग्रीन कलर का है, लेकिन अगर इसका लिगेंड चेंज कर दें, इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया जाए ईएन से, इथाइलिन डायमीन से, तो ये पेल ब्लू का हो जाता है। बट अगर आप इसमें से दो वाटर मॉलिक्यूल और हटा दें, देन यहाँ पे अगर दो इथाइलिन डायमीन के मॉलिक्यूल आ जाएं तो कलर क्या हो जाता है? ब्लू या पर्पल। तो इट मींस लिगेंड चेंज होते ही कलर भी चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिगेंड्स जो होते हैं दे डिसाइड द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, एंड डेल्टा ओ फर्दर डिसाइड द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही अगर मैं इस निकल कॉम्प्लेक्स में से सारे वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस कर दूं 3 इथाइलिन डायमीन से, तो कलर हो जाता है वॉयलेट। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें ये शो होता है कि जो कलर है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द लिगेंड, नॉट जस्ट द मेटल। सिर्फ मेटल के ऊपर भी कलर नहीं डिपेंड करता, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड एज वेल। Now, limitation of crystal field theory. It is unable to account satisfactorily for the relative strength of ligand. It does not explain why H2O is stronger ligand than OH minus. क्योंकि OH minus के ऊपर माइनस चार्ज है, इट मीन्स इसकी जो फील्ड होनी चाहिए इट शुड बी स्ट्रोंगर। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए एज कंपेयर टू न्यूट्रल H2O। बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि why H2O is more stronger ligand than OH minus. Secondly, it does not take into account the covalent character of bonding between ligand and central atom. इसकी जो weaknesses थी, it was then explained by ligand field theory and molecular orbital theory, जो कि हमने 12th में नहीं करनी है। Now we will discuss some questions which you will practice, ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 ion contains 5 unpaired electron while the hexacyanide manganese 2 ion contain only 1 unpaired electron. Explain using crystal field theory.
इस क्वेश्चन को वैसे आप वैलेंस बॉन्ड थियरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी यूज करनी है, तो आप क्रिस्टल फील्ड थियरी ही यूज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो यहाँ पे दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास Mn2+ है और Mn2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5। तो सबसे पहले हम हेक्सा एक्वा मैंगनीज 2 आयन को लेंगे। यहाँ पे जो लीगेंट है वो वाटर है और वाटर एक वीक फील्ड लीगेंट होता है एंड वीक फील्ड लीगेंट जो है वो पेयरिंग नहीं करवाता। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी T2G3 Eg2 और इस तरह से हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। While in the second complex hexacyanide manganese 2 ion, यहाँ पे लीगेंट है Cn- जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट है which can cause pairing of electron in d orbital। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी T2G5 Eg0। तो यहाँ पे यही रीजन है कि हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, अगर आप उसको पोटेशियम फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है, बट अगर आप इसी एक्वस ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को एक्वस पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं देन इट गिव ब्राइट ग्रीन कलर। एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो यहाँ पे आप हिंट यूज करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कलर। तो अगर आप देखेंगे अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ट्रीट करेंगे पोटेशियम फ्लोराइड के साथ तो F- being a stronger ligand it will replace the water molecules from the copper complex। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा CuF4 2- which is green PPT। वहीं अगर आप कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन को एक्वस पोटेशियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनता है CuCl4 2- जो कि ब्राइट ग्रीन कलर का सोल्यूशन देता है। तो यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्सेस के कलर में डिफरेंस है। कलर क्यों डिफरेंट है? बिकॉज लीगेंड डिफरेंट है। पहले वाले में F- लीगेंड है और सेकंड वाले में Cl- लीगेंड है। तो लीगेंड जब अलग अलग होगा डेल्टा O या डेल्टा T की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जब वैल्यू डिफरेंट होगी देन इट मीन्स कलर भी आपका डिफरेंट आएगा। Then in the next question you have to draw figure to show splitting of d orbitals in an octahedral crystal field। तो यहाँ पे आप वो डायग्राम बनाएंगे जहाँ पे हमने d orbitals की splitting शो की थी। Then in next question you have to draw figure to show splitting of d orbital in tetrahedral crystal field। तो यहाँ पे आपने tetrahedral crystal field के लिए splitting शो करनी है d orbitals की। Then in next question you have to write the definition of spectrochemical series and explain the difference between weak field and strong field ligand। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू लो होती है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू हाई होती है। देन इन नेक्स्ट क्वेश्चन you have to again write the definition of crystal field splitting energy। और crystal field splitting energy क्या होती है? The energy gap between T2G and Eg level is called crystal field splitting energy। How does the magnitude of delta O decide the actual configuration of d orbital in a coordination entity? तो यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल देंगे एक कन्फिगुरेशन का।
सपोज आप D4 कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एक बार आप वीक फील्ड लिगेंड जिसमें डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, डेल्टा ओ की वैल्यू इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, आप उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाएंगे। एंड सेकेंड टाइम आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिसके लिए डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एंड इन दिस वे यू कैन शो कि डेल्टा ओ की वैल्यू से कैसे डी ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिपेंड करती है। एंड इन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है, जबकि जो निकल का कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप मेटल आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, फिर आप T2G और EG वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाएंगे, देन यू कैन से कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। वैसे इस क्वेश्चन को आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि जो निकल H2O होल 6 2+ कॉम्प्लेक्स है, इट इज ग्रीन इन कलर, while solution of NiCN4 2- is colorless। तो इसका एग्जांपल भी आप एक तो कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा और दूसरा ये भी देखिएगा कि दोनों में लीगेंड डिफरेंट है। तो जब लीगेंड डिफरेंट होता है तो कलर भी डिफरेंट होता है। तो आप दोनों चीजें एक्सप्लेन करिएगा, देखिएगा कहीं कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 तो नहीं है, और ये भी आप देखिएगा कि लीगेंड अलग अलग हैं तो कलर भी अलग अलग आता है। Then on the basis of crystal field theory you have to write the configuration for D4 ion if delta O is less than pairing energy। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ डेल्टा ओ लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से, इसका मतलब मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात कर रही हूँ, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आएगी आपकी T2G 3EG1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो ये कह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है D4 आयन की, पर यहाँ पे डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो डेल्टा O जो है इट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब ये बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है T2G 4EG0। Then in the last question they are asking कि why these two complexes are of different color। तो अगर आप दोनों कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, दोनों में ही Fe2+ आयन है, लेकिन दोनों का कलर अलग अलग है क्योंकि दोनों में लीगेंड अलग अलग है। तो लीगेंड अलग अलग होगा तो डेल्टा O की वैल्यू डिफरेंट होगी, which give different color to the complexes। So I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। If you like the video, please like the video and subscribe the channel। Thank you। Thank you and please do subscribe the channel।